स्टार्टिंग होती है एक डार्क और तूफानी रात को दिखाते हुए। आसमान में तेज बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और पूरा माहौल काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। और इसी बीच हमें रमाकांत को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो जल्दी जल्दी से जमीन में एक खड्डा खोद रहा था, जैसे किसी चीज को छुपाने की जल्दबाजी में हो। और उसी के पास हम एक औरत को बैठा हुआ देख पाते हैं, लेकिन अभी हमें उस औरत का चेहरा नहीं दिखाया जाता। रमाकांत उसे पूछ रहा था कि लाश को कैसे लेटाना है, सीधा या उल्टा, क्योंकि उनके यहाँ तो जलाने का रिवाज है। और अब यहाँ पर क्या मामला है, ये क्या मिस्ट्री है और आखिर ये लाश किसकी थी और रमाकांत ये सब क्यों कर रहा था, ये हमें आगे पता चलेगा। एंड हमारा सीन जाता है आमरे पर, जो कि एक नेता था जो कि सोशल मीडिया के सामने बड़े बड़े वादे कर रहा था। वो कहता है कि देश में जो भी ये मसाज का धंधा चल रहा है, जहाँ पर गरीब लड़कियों से काम करवाया जाता है, अगर वो इस बार चुनाव जीत गया तो सबसे पहले इसी धंधे को बंद करवाएगा। साथ ही वो ये भी दावा करता है कि लड़कियों को अच्छी खासी नौकरी दिलवाएगा ताकि उन्हें ये काम करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगले ही सीन में आमरे की असली सच्चाई सामने आती है। वो दो लड़कियों के साथ प्राइवेट एंजॉय कर रहा था, जिससे साफ हो जाता है कि जो इमेज वो दुनिया के सामने बना रहा था वो सिर्फ एक दिखावा था। असल में वो खुद ही लड़कियों को बुलाकर अपने शौक पूरे किया करता था। और इसी दौरान उसके गार्डन में हम एक आदमी को देख पाते हैं जिसका नाम था ग्लेन। ग्लेन चुपचाप से उस पर नजर रखता था, उसकी हर चीज को देखता रहता था और मौका मिलते ही वो नेता के कमरे में एक हिडन कैमरा सेट कर देता है और धीरे धीरे उस नेता की सारी हरकतों को रिकॉर्ड कर लेता है। अब ग्लेन के पास उस नेता की सारी रिकॉर्डिंग आ चुकी थी जो कि SD कार्ड में सेव थी, और अब वो इसी का फायदा उठाता है और सीधे उसी नेता को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है। यानी अब गेम पलट चुका था, जो आदमी सबको कंट्रोल करता था वही अब फंस चुका था। खैर, इसके बाद हमारा सीन जाता है रमाकांत की तरफ, जो कि हद से ज्यादा कंजूस इंसान था। उसके लिए एक एक रुपए की बहुत वैल्यू थी और जहां भी मौका मिलता वो बस पैसे बचाने की कोशिश करता। असल में ये आदत उसे विरासत में मिली थी क्योंकि उसके पिता भी बिल्कुल ऐसे ही थे और अब वही चीज उसके अंदर आ चुकी थी। देन हमें रमाकांत की पत्नी शिल्पा को दिखाया जाता है, जिसे क्राइम वीडियोस देखने का काफी ज्यादा शौक था। वहीं दूसरी तरफ रमाकांत अपनी आदत के मुताबिक हर जगह पैसे बचाने में लगा रहता है। घर में घुसते ही लाइट्स बंद कर देता है ताकि बिजली का बिल कम आए। तभी शिल्पा उसे बताती है कि गुरुजी की बेटे की शादी है और उन्हें वहां पर जाना पड़ेगा। और अब ये सुनते ही रमाकांत का मूड ऑफ हो जाता है और वो बोलता है कि पिछली बार भी उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, आखिर उनकी कितनी बेटियां हैं। असल में उसे शादी से नहीं बल्कि खर्चे से डर लग रहा था, क्योंकि वहां जाना पड़ेगा मतलब गिफ्ट देना पड़ेगा, गिफ्ट देना मतलब पैसे खर्च होना। खैर, अब शादी में तो जाना ही था। तभी हम देखते हैं शिल्पा ने नाश्ता नहीं बनाया था, तो रमाकांत बड़े आराम से बोलता है कि कोई बात नहीं, आज तो वो फ्री का नाश्ता खाएगा। और वो सीधा पहुंच जाता है मिसेस डिसूजा के घर, जो कि उसकी मकान मालिक थी। मतलब ये था कि वो उनके यहाँ पर किराए पर रहता था। असल में वो यहाँ सिर्फ इसलिए आता था ताकि फ्री में नाश्ता मिल जाए, क्योंकि मिसेस डिसूजा रोज अपने टोस्टर से ब्रेड सेक कर खाती थी और रमाकांत टाइम पे हाजिर हो जाता था। साथ ही वो उनके साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता था ताकि थोड़ा रेंट कम करवाया जा सके। वो बहाने बनाता है कि खर्चा ज्यादा है, वाइफ की तबीयत ठीक नहीं रहती, क्या रेंट थोड़ा कम हो सकता है। और सरप्राइजली मिसेस डिसूजा 500 रुपए कम भी कर देती है। तभी वहां पर ग्लेन आ जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ग्लेन मिसेस डिसूजा का बेटा था। उन दोनों माँ बेटे में बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि ग्लेन काफी ज्यादा ड्रिंक और ड्रग्स लिया करता था। इसी वजह से वो उसे वहां से भगा देती है। और तभी यहाँ पर एक और औरत की एंट्री होती है जिसका नाम मालती था, जो कि उनकी नेबर थी, मतलब पास ही घर में रहती थी और अक्सर उसके घर में उनका आना जाना लगा रहता था। खैर, अब रमाकांत भी उनसे मिलकर वहां से निकल जाता है और हमें पता चलता है कि उसकी एक परफ्यूम की शॉप थी, जो कि अपनी दुकान पर पहुंचता है। तभी वहां गुड्डू नाम का एक आदमी आता है जो कि उससे पूरा माल सप्लाई करता था और यही दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है, क्योंकि रमाकांत नकली परफ्यूम को असली बताकर बेचता था और गुड्डू उससे ज्यादा पैसे मांगने लगता है। और अब थोड़ी बहस के बाद रमाकांत मजबूरी में उसे पैसे दे देता है और कुछ देर के बाद शिल्पा भी शॉप पर पहुंच जाती है और पूछती है कि गुरुजी की बेटी की शादी के लिए क्या तुमने कोई गिफ्ट नहीं लिया। तब रमाकांत उसे गिफ्ट दिखाता है जो उसने खास उसी की शादी के लिए खरीदा था। एंड अब वो गिफ्ट का बॉक्स काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था, तो शिल्पा उसे खोलने लगती है। रमाकांत काफी मना करता है, लेकिन शिल्पा उसका नेचर जानती थी, वो नहीं मानती। और जैसे ही इतना बड़ा बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर से एक छोटा सा परफ्यूम निकलता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो पहले से जानती थी कि वो ऐसा ही करेगा। और अब क्या था, वो सीधा रमाकांत को लेकर एक मॉल में जाती है, जहां से वो एक टोस्टर खरीद लेती है जिसकी कीमत करीब 7,000 रुपए थी। इतना महंगा सुनकर रमाकांत अंदर से हिल जाता है, जैसे दिल पर सीधा झटका लग गया हो। लेकिन शिल्पा यहाँ रुकने वाली नहीं थी और आखिर में वो दोनों वही टोस्टर पैक करवाकर शादी में पहुंच जाते हैं। रमाकांत जाकर वो गिफ्ट गुरुजी को देता है। साथ ही साथ वो थोड़ा शो ऑफ भी करते हुए बोलता है कि 7,000 रुपए का गिफ्ट है, सबसे महंगा। और ये सुनकर शिल्पा को काफी अजीब लगता है। खैर, इसके बाद दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं, जहाँ पर रमाकांत काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था, क्योंकि उसे फ्री का खाना मिलने वाला था। वो जमकर खाता है, मतलब पूरा फुल ऑन मजे लेता है और ऊपर से थोड़ा खाना पैक करके घर भी ले आता है। अगले दिन शिल्पा के पास एक कॉल आता है और पता चलता है कि गुरुजी की बेटी की शादी टूट गई। रीजन ये था कि फेरों के टाइम पर लड़के की गर्लफ्रेंड आ गई और वो प्रेग्नेंट भी थी। ये सुनकर शिल्पा को काफी बुरा लगता है, लेकिन रमाकांत को टेंशन अपने टोस्टर की थी। उसका दिमाग तुरंत वहीं पर चला जाता है कि इतना महंगा टोस्टर गया कहाँ पर होगा, और वो कहता है शादी टूट गई तो गिफ्ट वापस ले आते हैं। शिल्पा मना कर देती है, लेकिन रमाकांत मानने वाला नहीं था। वो सीधा गुरुजी के घर पहुंच जाता है और अब वो थोड़ा दुख जताने का ड्रामा करता है और बातों ही बातों में अपने गिफ्ट की बात छेड़ देता है। आखिर में वो सीधा टोस्टर ही मांग लेता है, लेकिन गुरुजी बताते हैं कि सारे गिफ्ट तो उन्होंने
उन्होंने अनाथ बच्चों को दान कर दिए। और ये सुनते ही रमाकांत का दिमाग घूम जाता है, मतलब उसका 7,000 वाला टोस्टर गया। अब वो सीधा अनाथ आश्रम पहुंच जाता है जहां वो टोस्टर दान किया गया था। उसका फोकस अब सिर्फ एक ही चीज पर था कि किसी भी तरीके से अपना टोस्टर वापस लेना है। वहां पहुंचकर रमाकांत उस अनाथ आश्रम की हेड से मिलता है और वो सीधा बोल देता है कि मैडम, मैंने जो टोस्टर गिफ्ट किया था उसे वापस लेने आया हूँ। लेकिन तभी वो देखता है कि वही मैडम उसी टोस्टर से ब्रेड सेककर खा रही थी। वो साफ मना कर देती है कि ये अब दान हो चुका है, अब ये हमारा है, और वो रमाकांत को वहां से निकाल देती है। रमाकांत तो मानने वाला नहीं था। वो बाहर ही वेट करने लगता है और जैसे रात होती है सब लोग वहां से चले जाते हैं, वो चुपके से अंदर घुसता है और उस टोस्टर को चोरी कर लेता है। और अब उसे लगता है कि अगर वो टोस्टर सीधा घर ले गया तो उसका पूरा प्लान खराब हो सकता है। तभी उसे डिसूजा आंटी की याद आती है और वो चुपचाप जाकर टोस्टर उनके घर में रख देता है। खैर, अब वो जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है वहां पर शिल्पा उससे काफी ज्यादा नाराज थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो टोस्टर लेने गया था। लेकिन रमाकांत कैसे भी करके उसे मना लेता है। अगले दिन अचानक रमाकांत के घर में पुलिस आ जाती है, जो कि नंदिनी मैडम ने कंप्लेन कर दी थी। उनका टोस्टर चोरी हो गया था और उनको रमाकांत पर शक था। लेकिन रमाकांत यहाँ पर पूरा ड्रामा करता है और खुद को इनोसेंट दिखाता है। उसका कहना था कि उसने टोस्टर को नहीं चुराया है। पुलिस उसके पूरे घर की तलाशी लेती है, लेकिन टोस्टर नहीं मिलता, इसीलिए वो लोग वहां से वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ डिसूजा आंटी का टोस्टर खराब हो जाता है, तो वो अपने बेटे ग्लेन से उसे ठीक करवाने के लिए कहती है। और इसी बीच ग्लेन को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, जिसमें उसे बच्चों के प्लेग्राउंड में 1 बजे बुलाया गया था। खैर, अब ग्लेन टोस्टर लेकर निकल जाता है, लेकिन गलती से अपनी माँ का पुराना टोस्टर वहीं पर छोड़ देता है और रमाकांत वाला छुपाया हुआ टोस्टर अपने साथ ले जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, रमाकांत उसे देख लेता है और तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर देता है। और अब ग्लेन प्लेग्राउंड में पहुंच जाता है, जहां पर उसे मिलने के लिए इंस्पेक्टर बाड़ू आता है, जिसे कि उसी नेता ने भेजा था ताकि वो ग्लेन से एसडी कार्ड को हासिल कर सके। बाड़ू उसे धमकाता है और सीधे एसडी कार्ड मांगता है। ग्लेन बहाना बनाकर वॉशरूम जाता है और चालाकी से एसडी कार्ड को टोस्टर के अंदर छुपा देता है और फिर मौका देकर वहां से निकल जाता है। रमाकांत लगातार अपने टोस्टर के पीछे भागता रहता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। ग्लेन जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है तो देखता है उसकी माँ बाथरूम में थी और काफी ज्यादा उसे दिक्कत आ रही थी। हालात इतना बिगड़ जाते हैं कि वहीं पर उसकी माँ की डेथ हो जाती है। माँ की मौत से ग्लेन पूरी तरीके से टूट गया था और अगले दिन काफी सारे लोग घर पर इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर रमाकांत काफी दुखी नजर आता है और सबके सामने कहता है कि आंटी बहुत अच्छी थी, उन्होंने पिछले महीने ही मेरे रेंट के 5,000 रुपए कम किए थे। असल में अभी भी उसकी नजर सिर्फ टोस्टर पर थी। वो उसे लेने की कोशिश करता है, पर ग्लेन उसे मना कर देता है और टोस्टर नहीं देता। देखकर रमाकांत रात को बुर्का पहनकर घर में घुस गया और उसे किसी भी हालत में अपना टोस्टर चाहिए था। ग्लेन उसे देख लेता है, लेकिन वो नशे में था, इसीलिए वो उसे अपनी माँ समझने लगता है। और इसी बीच उसकी नजर रमाकांत के पास छुपाए टोस्टर पर पड़ जाती है और वो तुरंत समझ जाता है कि ये तो रमाकांत है। अब दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है और चारों तरफ भागा दौड़ी मच जाती है। और इसी हंसी मजाक वाली भागम भाग में अचानक से ग्लेन बालकनी से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। रमाकांत काफी डर गया था और जल्दी से टोस्टर लेकर भागकर अपने घर आ जाता है। उसे ग्लेन की मौत का काफी ज्यादा दुख था। लेकिन अगले दिन रमाकांत टोस्टर वापस करने के लिए मॉल जाता है, लेकिन वहां पर मॉल वाले टोस्टर वापस लेने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि इसे यूज किया जा चुका है। अब जब रमाकांत नहीं मानता है तो वहां की सिक्योरिटी रमाकांत को मॉल से बाहर निकाल के फेंक देती है। पुलिस ग्लेन के घर पहुंच चुकी थी। काफी ज्यादा भीड़ लगी थी। किसी को समझ नहीं आता कि ये मर्डर है या फिर सुसाइड। तभी रमाकांत के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है और उसमें बालकनी वाला पूरा वीडियो था। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसे एक एड्रेस पर बुलाया गया। वहां पहुंचने पर उसकी मुलाकात मालती से होती है, जो कि उसकी पड़ोसन थी। एक्चुअली वही उसको ब्लैकमेल कर रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि मालती का पूरा लुक बदल चुका था। उसका स्टाइल, उसका बिहेवियर दोनों अलग दिख रहे थे। वो रमाकांत को ब्लैकमेल करती है और उसे अपने काम के लिए यूज करती है और अब उसे बार बार अपने घर बुलाती है और अपनी बॉडी मसाज लेती। रमाकांत मजबूरी में रोज उसके घर जाने लगता है, क्योंकि उसके पास वो वीडियो था और वो पूरी तरीके से फंस चुका था। उधर पुलिस ग्लेन की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इंस्पेक्टर बाड़ू घर की तलाशी लेते हैं। उनका फोकस सिर्फ टोस्टर पर था, क्योंकि उन्होंने ग्लेन के पास वही टोस्टर देखा था और उन्हें शक था कि एसडी कार्ड उसी टोस्टर में छुपाया होगा। लेकिन पूरा घर चेक करने के बाद भी बाड़ू को टोस्टर नहीं मिलता, क्योंकि वो पहले ही रमाकांत ले जा चुका था। उधर रमाकांत मालती को मनाने के लिए रिश्वत में अपना टोस्टर देता है ताकि वो उसे छोड़ दे, लेकिन मालती उसका टोस्टर भी रख लेती है और रमाकांत को भी नहीं छोड़ती। अब साफ था कि टोस्टर मालती के घर पहुंच चुका था। तभी इंस्पेक्टर बाड़ू को नेता का कॉल आता है और वो उसे जल्दी से जल्दी एसडी कार्ड लाने का प्रेशर डालता है। बाड़ू भी बोलता है कि वो जल्दी ही टोस्टर से एसडी कार्ड निकाल लेगा और ये सारी बातें शिल्पा सुन लेती है। शिल्पा भी अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। उसे तो उल्टा बाड़ू पर ही शक हो रहा था। उसे लग रहा था कि ये पुलिस वाला इतना प्रेशर क्यों डाल रहा है टोस्टर को ढूंढने के लिए। वहीं हमारा सीन चलता है मालती पर। एक्चुअली उसके पास भी एक एसडी कार्ड था, जिसमें उसने रमाकांत और ग्लेन वाली पूरी घटना रिकॉर्ड कर रखी थी और वो भी उस एसडी कार्ड को उसी टोस्टर के अंदर छुपा देती है। अब हालात ये हो गई थी कि एक ही टोस्टर के अंदर दो एसडी कार्ड थे, एक रमाकांत वाला और दूसरा नेता वाला। वहीं रमाकांत अब काफी ज्यादा परेशान रहने लगता है, क्योंकि मालती उसे लगातार ब्लैकमेल कर रही थी और अब वो सीधे 50 लाख रुपए मांगती है। रमाकांत टेंशन में डूब जाता है। तभी गुड्डू आता है और उसकी हालत देखकर पूछता है कि उसके साथ क्या चल रहा है, वो इतना परेशान क्यों है। अब रमाकांत उसे सारी बातें बता देता है, तो गुड्डू उसे शाम को मिलने के लिए बुलाता है। शाम को पता चलता है कि
गुड्डू दिन में डिलीवरी करता है लेकिन रात में लोगों को मारने का काम भी करता है और वो 25,000 में मालती को हटाने की डील कर लेता है और फिर दोनों सीधा मालती के घर पहुंच जाते हैं। गुड्डू अकेले ही मालती के घर के अंदर चला जाता है जबकि रमाकांत नीचे उसका वेट करने लगता है। कुछ देर के बाद जब रमाकांत ऊपर जाकर देखता है तो वो शॉक रह जाता है क्योंकि मालती ने उल्टा गुड्डू को ही मार दिया था। देखकर वो काफी ज्यादा डर गया था लेकिन मालती उसे तुरंत धमकाती है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो वो उसका वीडियो पुलिस को दे देगी। मजबूरी में रमाकांत गुड्डू की बॉडी उठाता है, उसे दफनाने के लिए लेकर जाता है। सो गाइस, ये वही वाला सीन होता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पर रमाकांत लगातार खड्डा खोद रहा था और उसके पास में मालती बैठी थी जिससे वो पूछ रहा था कि लाश को उल्टा लेटाऊं या सीधा, क्योंकि हमारे में तो जलाते हैं। और इसके बाद रमाकांत किसी तरह गुड्डू की बॉडी दफना देता है और घर वापस लौट आता है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, दिमाग पूरी तरीके से सन्न रह गया था और अंदर से वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। दूसरी तरफ अनाथ आश्रम की हेड नीलम पुलिस स्टेशन पहुंचती है और गुस्से में पुलिस को सुनाने लगती है कि इतने दिन हो गए लेकिन उसका टोस्टर अभी तक नहीं मिला। तभी वहां पर इंस्पेक्टर बाड़ू भी होता है और ये सारी बातें सुन लेता है। वो अपने असिस्टेंट से पूछता है तो उसे पता चलता है कि टोस्टर चोरी हुआ है और उसका शक रमाकांत पर है। और बस यहीं से बाड़ू को सीधा रमाकांत पर डाउट हो जाता है और वो तुरंत उसके घर पर पहुंचकर उसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है ताकि टोस्टर के बारे में सच्चाई निकलवा सके। तभी वहां पर नीलम भी आ जाती है और साथ में शिल्पा भी वहीं पर होती है और तभी अचानक यहाँ पर मालती की एंट्री होती है। वो सीधा नीलम को 7,000 रुपए देती है और मामला वहीं पर सेटल कर देती है। पैसे मिलते ही नीलम अपना स्टैंड बदल देती है, कहती है कि अब उसे टोस्टर नहीं चाहिए और वो वहां से निकल जाती है। अब केस खत्म हो चुका था तो बाड़ू के पास रमाकांत को अरेस्ट करने का कोई भी बेस नहीं बचता। केस खत्म हो चुका था लेकिन फिर भी बाड़ू को टोस्टर चाहिए था, इसीलिए वो रात में अकेले रमाकांत से मिलने जाता है और टोस्टर के बारे में पूछता है। लेकिन इस बार रमाकांत डरकर सारी सच्चाई बता देता है कि टोस्टर मालती के घर पर है। और अब क्या था, बाड़ू रमाकांत के साथ मालती के घर पहुंच जाता है टोस्टर लेने के लिए, लेकिन रमाकांत डर के मारे बाहर ही खड़ा हो जाता है जबकि बाड़ू घर के अंदर चला जाता है। कुछ देर के बाद जब रमाकांत ऊपर जाता है तो देखता है कि बाड़ू जमीन पर पड़ा है जैसे उसकी डेथ हो चुकी हो। असल में मालती ने उसे भी मार दिया था और अब वो रमाकांत को ब्लैकमेल करती है और उसे बाड़ू की बॉडी ठिकाने लगाने के लिए कहती है। मजबूरी में रमाकांत बॉडी को लेकर उसी जगह पर जाता है जहां पहले गुड्डू की बॉडी को दफनाया गया था और वहां पर वो गड्ढा खोदने लगता है। लेकिन जैसे ही बाड़ू की बॉडी को गड्ढे में वो डालता है, अचानक से बाड़ू को होश आ जाता है। मतलब कि बाड़ू मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश हुआ था। उसी टाइम शिल्पा भी उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाती है। जैसे ही बाड़ू को होश आता है वो तुरंत सिचुएशन संभाल लेता है और मालती को गन पॉइंट पर ले लेता है और यहीं पर पूरा गेम पलट चुका था। बाड़ू मालती से पूछता है जल्दी बताओ टोस्टर कहाँ पर है। मालती भी पूछती है कि तुम्हें टोस्टर से क्या काम है। तब बाड़ू कहता है कि उसके अंदर एसडी कार्ड है। ये सुनकर रमाकांत भी शॉक हो जाता है और उसे समझ आता है कि मामला सिर्फ उसका नहीं, यहाँ पर कुछ और भी चल रहा है। तभी उसकी नजर टोस्टर पर जाती है जो मालती अपने साथ लेकर आई थी और यहाँ पर शिल्पा को भी पता चल जाता है कि रमाकांत रोज मालती के घर पर जाता था उसकी बॉडी मसाज करने के लिए और ये जानकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रमाकांत उसे समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन शिल्पा बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं। तभी बाड़ू मौका देकर मालती को मारकर बेहोश कर देता है। वहीं रमाकांत टोस्टर से एक एसडी कार्ड निकाल कर उसे डिस्पोज कर देता है। मतलब कि अब उस टोस्टर के अंदर एक और एसडी कार्ड बचा था। अब पता नहीं था कि वो रमाकांत वाला है या फिर नेता वाला। बाड़ू नेता के लिए कॉल करके अपनी लोकेशन भेज देता है और बोलता है कि एसडी कार्ड मिल गया है। मतलब अब नेताजी भी वहीं पर पहुंचने वाले थे। लेकिन तभी शिल्पा मौका देकर बाड़ू के हाथ से गन छीन लेती है और उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और अब सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। शिल्पा गन लेकर इधर उधर फायर करना स्टार्ट कर देती है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच रमाकांत उसे सारी सच्चाई बताता है कि वो कैसे मजबूरी में इन सारी चीजों में फंसता चला गया। लेकिन तभी अचानक मालती को होश आ जाता है और वो मौका देकर शिल्पा के हाथ से गन ले लेती है और बिना सोचे समझे बाड़ू को शूट कर देती है जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और मालती सीधे रमाकांत और शिल्पा के पीछे पड़ गई थी। शिल्पा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन मालती उसे भी काफी मारती है। अब रमाकांत आता है तो वो भी पिट जाता है। आखिर में दोनों मिलकर उसका सामना करते हैं और वहां से भागने लगते हैं जबकि मालती उनका पीछा करती रहती है। लेकिन तभी अचानक मालती का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो छत से नीचे गिर जाती है जहां पर उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। मतलब ये था कि एक बुढ़ी औरत सब पर भारी पड़ रही थी। खैर तभी उसकी मौत के बाद वहां पर नेता पहुंच जाता है और आते ही रमाकांत और शिल्पा को गन पॉइंट पर ले लेता है और उनसे एसडी कार्ड मांगता है। अब एक एसडी कार्ड तो उन्होंने पहले ही डिस्पोज कर दिया था, बचा हुआ वो नेता को दे देते हैं। और अब यहाँ पर नेता उसे फेंक कर तोड़ने वाला था लेकिन तभी रमाकांत उसे रोक देता है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि क्या पता ये उसका वाला एसडी कार्ड ना हो। इसलिए वो कहता है कि सर इसे फेंको मत वरना किसी के हाथ लग सकता है। ये सुनकर नेता भी घबरा जाता है और बिना सोचे समझे एसडी कार्ड को सीधा मुंह में डालकर चबा जाता है। उसे निकल जाता है। देन कहता है कि अब तो इसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। वो सोचता है कि अब ये हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये देखकर रमाकांत भी राहत की सांस लेता है क्योंकि उसका भी मामला अब खत्म हो गया था। लेकिन शिल्पा अभी भी रमाकांत से काफी ज्यादा नाराज थी। वो गुस्से में वहां से स्कूटी लेती है और निकल जाती है और तभी बीच रास्ते में उसकी स्कूटी बंद हो जाती है क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया था। असल में रमाकांत इतना कंजूस था कि वो कभी भी 50 रुपए से ज्यादा की पेट्रोल डलवाता ही नहीं था। और आखिर में रमाकांत शिल्पा से सॉरी बोल देता है और शिल्पा भी उसे माफ कर देती है और इसी छोटे से इमोशनल और फनी मोमेंट के साथ कहानी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग